बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने लगे हैं। तो याद होगा कि चैप्टर नंबर 16 में हमने करंट्स के हवाले से डिस्कस किया था। फिर हमने आरएलसी, आरएल पैरेलल सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने लास्ट पे डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 जो है, द नेम ऑफ द चैप्टर सॉलिड फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड फिजिक्स की हम बात करेंगे और इसमें मेन पार्ट सॉलिड का होगा। स्टूडेंट्स, सॉलिड क्या है कि जिसमें एटम्स जो हैं दे आर वेल पैक्ड और दे हैविंग डेफिनेट शेप। इनकी डेफिनेट शेप वॉल्यूम होता है। स्टूडेंट्स, इसे हम सॉलिड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो है वो इसमें पहला जो आर्टिकल है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स वो इसका हिस्सा नहीं है। सेकंड आर्टिकल जो है वो इस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम सॉलिड्स की हम बात करेंगे कि सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हैं क्या। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले डिफॉर्मेशन सॉलिड्स की के हवाले से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो हम बेसिक कंसेप्ट हैं, यहाँ पे गौर से आपने एक एक लाइन को सुना है। नंबर 1 पे है द चेंज इन द शेप और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन चेंज को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं। स्टूडेंट्स, यानी ये डिफॉर्मेशन जो है ये शेप में हो सकती है, लेंथ में हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है। ये स्टूडेंट्स इसे हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इफ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबर बॉल इन आवर हैंड, जैसे ये सॉफ्ट रबर बॉल है हमारे पास, एंड फोर्सेस इट इनवर्स टू स्क्वीज इट, और इसके ऊपर हम दोनों एंड्स पे, यानी इसके ऊपर हम 4 एंड से फोर्स अप्लाई करते हैं जस्ट टू स्क्वीज इट, यानी इसके वॉल्यूम को कम करने के लिए हम इसके ऊपर ये देखें फोर्सेस हमने हर एंड से अप्लाई किया। द शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉल चेंजेस, तो इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी और इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड विच इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसे हम डिफॉर्मेशन का नाम देंगे। एंड वी स्टॉप प्रेसिंग दी हैंड, अगर हम इसकी प्रेसिंग को स्टॉप कर दें, द स्क्वीजिंग ऑफ द बॉल स्टॉप्स, व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स? इफ वी ओपन आवर हैंड, द बॉल विल रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू रिमूवल ऑफ फोर्स। तो इस तरह फोर्स रिमूवल से ये दोबारा अपनी पहली शेप में वापस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यानी आपको ये पता होना चाहिए सो फार कि डिफॉर्मेशन है क्या। ये डिफॉर्मेशन लेंथ में हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है, शेप में हो सकती है। और ये बॉल की सिंपल एग्जांपल दी कि ये प्लास्टिक बॉल है हमारे पास, और इसके ऊपर अगर 4 एंड से, यानी हर एंड से फोर्स अप्लाई करते हैं जस्ट टू स्क्वीज इट, देन व्हाट हैपेंस? द शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉल चेंजेस विच इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसे हम डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। इफ वी कीप ऑन प्रेसिंग द हैंड, और अगर हम वो स्टॉप प्रेसिंग, अगर हम प्रेसिंग को स्टॉप कर दें तो देन द बॉल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। और इसकी सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सिमिलरली वी होल्ड 2 एंड्स ऑफ ए रबर स्ट्रिंग इन आवर हैंड्स एंड फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं दोनों एंड्स पे, एट बोथ हैंड्स बाय आवर हैंड्स, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज। और डेफिनेटली जो लेंथ है, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और अगर दोनों एंड्स पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो देन व्हाट हैपेंस? होगा ये कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स, यानी जितनी फोर्स ग्रेटर होगी, लार्जर विल बी इंक्रीज इन लेंथ, और उतनी ही लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, अगर आप फोर्स को रिमूव कर दें, दिस स्ट्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस किया डिफॉर्मेशन के हवाले से। पहले में रबर बॉल के हवाले से कि आप फोर्स लगाते हैं, उसका वॉल्यूम, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है प्लास्टिक बॉल के हवाले से। फिर आपने स्ट्रिंग की बात की कि अगर आप इसको दोनों एंड्स पे पकड़ के आप इसको स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगाते हैं दोनों एंड्स पे, आपने देखा होगा कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो इसमें डेफिनेट आती है। द स्ट्रिंग विल रिटेन टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगी। अब कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट? इन दोनों एग्जांपल से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, एक स्ट्रिंग वाली और दूसरी रबर बॉल के? डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम
प्रोड्यूसेस इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए ये डिफॉर्मेशन लेंथ में हो सकती है, शेप में हो सकती है, या वॉल्यूम में हो सकती है। ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये डिफॉर्मेशन जो है ये प्रोड्यूस होती है। अब आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट में, डिस्टॉर्शन एंड स्टेट ऑफ द स्ट्रेस। डिस्टॉर्शन एंड स्टेट ऑफ द स्ट्रेस के हवाले से अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, ये स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपने पढ़ा नहीं है स्टूडेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं कि जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। ये आपने जस्ट इसके हवाले से याद रखना है। अरेंज इन ऑर्डर फॉर्म एंड आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, विच डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस। अब इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस स्टूडेंट्स वो कौन सी होती हैं? द फोर्सेस बिटवीन द सेम एटम्स, यानी अगर टू सरफेस हैं उनके एटम सेम है, उनके दरमियान जो फोर्सेस होगी दैट विल बी कोहेसिव फोर्सेस, और जो डिफरेंट सरफेस के एटम्स जो हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होगी दैट विल बी एडहेसिव फोर्स। या बात आपने ज़हन में रखनी। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं लाजिम है डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस तरह एटम जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किससे? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से। एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आ जाता है। यानी आप बॉडी के ऊपर फोर्स, जहाँ पे भी फोर्स की बात करेंगे लाजिमत है उसमें स्ट्रेस अप्लाई होगा, और इसकी वजह से एटम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसे हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। यानी मीन पोजीशन से उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेफिनेट होगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होगा? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किस वजह से होंगे एटम्स? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब तक आप फोर्स अप्लाई करेंगे देन द एटम्स विल डिस्प्लेस फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में होगा। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट में इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स गौर से चीज़ें समझनी है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इलास्टिसिटी। The ability of a body to return its original shape is called elasticity. अब यहाँ पे मेंशन है the ability of a body, यानी ये बॉडी की वो खासियत है to return its original shape, जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी आप फोर्स लगाते हैं, आपने देखा होगा कि रबर बॉल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और उसके बाद आप फोर्स डाल लेते हैं बॉडी अपनी पहली ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। इस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें, द एटम्स रिटर्न्स टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एटम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाते हैं। एंड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, और बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा से गेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यानी जब तक आप फोर्स लगाते हैं उसमें डिफॉर्मेशन आती है, और जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो दोबारा बॉडी अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। लुक एट द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स? द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ। यानी आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, और चेंज तीन तरह की हो सकती है, लेंथ में हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है, या शेप में हो सकती है। तो इस फोर्स को जिसकी वजह से चेंज हुई है, चेंज प्रोड्यूस हुई है, इसे हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। व्हाट इज दिस? स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस इज नोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ ओवर ए। अब देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेस को आप सिग्मा से दार करते हैं, एंड सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ इज द फोर्स, न्यूटन, एरिया, ए इज एरिया, so its unit is Newton per meter square. अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
यानी इस स्ट्रेस की टाइप्स कितनी है। स्टूडेंट गौर से चीज़ें समझनी है। स्टूडेंट एक एक लाइन इसलिए डिस्कस करता हूँ कि ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। स्टूडेंट सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ, यानी आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं और चेंज किस में आती है, लेंथ में चेंज आती है। स्टूडेंट्स इसे हम टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टेंसाइल स्ट्रेस। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बाद आ जाते हैं जी कंप्रेशनल स्ट्रेस। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, यानी जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं यूनिट एरिया पे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए, इसे हम कंप्रेशनल स्ट्रेस का नाम देते हैं। कंप्रेशन स्ट्रेस। द फोर्स अप्लाइड यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब आ जाते हैं जी थर्ड पे। थर्ड क्या है, shear स्ट्रेस। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, यानी आप फोर्स अप्लाई करें यूनिट एरिया के ऊपर टू चेंज इन शेप, यानी शेप में चेंज लाने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसे हम shear स्ट्रेस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हुई कि स्ट्रेस जो है ये एक फोर्स होती है जो डिफॉर्मेशन लाती है। डिफॉर्मेशन चेंज को कहते हैं किसमें, लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में। अगर जो अप्लाइड फोर्स लेंथ में चेंज लाएगी तो उस फोर्स को हम, अप्लाइड फोर्स को हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस का यूनिट एरिया में। और इसी तरह कंप्रेशन स्ट्रेस, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, इसे हम कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। और shear स्ट्रेस, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, यानी शेप में चेंज लाने के लिए जो फोर्स आप यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेस। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट में, वी हैव द स्ट्रेन इज देयर। अब स्ट्रेन के वाले से भी हम यहाँ बात करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि स्ट्रेस जो है वो, इसकी भी 3 टाइप्स हैं स्ट्रेस की, जैसे बताया था कि जिसमें आपने पढ़ा था कि टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेशन स्ट्रेस है और उसके बाद shear स्ट्रेस है। अब आ जाते हैं स्ट्रेन पे। अब स्ट्रेन भी 3 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक और कंप्रेसिव स्ट्रेन और shear स्ट्रेन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्ट्रेन की। द मेजर ऑफ द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसे हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स। यानी आप ये कहते हैं कि अब इसकी भी 3 टाइप्स हैं, यानी द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन डिफॉर्मेशन, यानी इस मेजर को, डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट को, मेजर करने को जो स्ट्रेस की वजह से आई है डिफॉर्मेशन, उसकी जो मेजरमेंट है वो स्ट्रेन कहलाती है स्टूडेंट्स। अब इसकी भी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन डिफॉर्मेशन इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी डिफॉर्मेशन, फ्रैक्शन डिफॉर्मेशन लेंथ में स्टूडेंट्स, इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी मेजर को आप टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं और इसको सिग्मा से, ये देखिए हमने इसको एप्सिलॉन नॉट से किया, एप्सिलॉन। और टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज एल। तो डेल्टा एल ओवर एल दे कैंसिल आउट, मीटर मीटर, एंड स्ट्रेन हैज नो यूनिट, और इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में वॉल्यूमेट्रिक और कंप्रेसिव स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक और कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या है, द मेजर ऑफ द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी मेजर ऑफ द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो डिफॉर्मेशन है, जो मेजरमेंट है, जो चेंज इन वॉल्यूम है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए पहले लेंथ में था तो टेंसाइल स्ट्रेन, यानी जो आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उससे जो चेंज आती है लेंथ में वो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन होती है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या था कि जो आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और जो वॉल्यूम में जो चेंज आती है स्टूडेंट्स, इससे हम वॉल्यूमेट्रिक और कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे आ जाए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी नॉट, सो डेल्टा वी ओवर वी नॉट। अब आ जाते हैं जी शीयर स्ट्रेन। अब शीयर का तल्लक शेप के साथ होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। द मेजर ऑफ फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेन। यानी आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसकी जो शेप चेंज होती है स्टूडेंट्स, डिफॉर्मेशन इन शेप, इससे हम शीयर स्ट्रेन का नाम देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्यूबिकल शेप में आप फोर्स लगाए, अब देखिए इसमें शेप चेंज हुई, ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि इसमें शेप जो है वो डेल्टा ए, इसमें डिफॉर्मेशन आई। तो यहाँ से आप ये कहेंगे इट इज नॉट बैक गैमा, गैमा से इज़हार करते हैं शेयर स्ट्रेन को। गैमा किसके बराबर होगा? डेल्टा ए ओवर ए, यानी टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो डेल्टा ए ओवर ए के बराबर। तो इसको हम गैमा से इज़हार करते हैं, सो गैमा इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए, और इसको हम टैन थीटा कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये स्टूडेंट्स पता चल गया द मेजर ऑफ द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन इन द शेप, फ्रैक्शन डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेन, और इसको हम गैमा से इज़हार करते हैं। तो गैमा इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए, तो डेल्टा ए क्या है? ये परपेंडिकुलर है और ए क्या है? बेस है, तो गैमा इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए, दैट इज टैन थीटा फॉर स्मॉल एंगल थीटा मेजर्ड इन रेडियन, तो टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो गैमा इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा ए ओवर ए, और इसको हम थीटा कहेंगे। यानी ये स्मॉल एंगल के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, स्मॉल एंगल अगर हो तो थीटा और टैन थीटा जो है दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अब आ जाते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स पे। इलास्टिक कांस्टेंट्स इसकी भी 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इससे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। अब इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स, इसका यूनिट भी वही है जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, नो यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इससे हम पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स कि स्ट्रेस का यूनिट भी पास्कल है, और उसके बाद प्रेशर का यूनिट भी पास्कल है, और यहाँ से आपने देखा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका यूनिट भी पास्कल है। अब इसकी यहाँ पे टाइप्स का मैं यहाँ पे डिस्कस देखें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द फर्स्ट वन इज वी आर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका अभी मैंने जिक्र किया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। वी आर द फर्स्ट वन इज यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, इसकी भी 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, आपने मॉडुलस इलास्टिसिटी के हवाले से भी 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। यंग मॉडुलस क्या है स्टूडेंट्स? द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। टेंसाइल का तल्लुक लेंथ के साथ होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन दैट इज यंग मॉडुलस, वाई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लगा दें, एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल, और मैं अगर पूछूँ कि इसका यूनिट क्या होगा, द सेम यूनिट दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये बात आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स, यू मस्ट क्लियर बोर्ड। बुल्क मॉडुलस पे आ जाए, लिखा हुआ बुल्क मॉडुलस द रेशियो ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है स्टूडेंट्स, इससे हम बुल्क मॉडुलस कहते हैं, और इसको हम के से इज़हार करते हैं। के बराबर होगा एफ ओवर ए स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी ओवर वी, और वहाँ पे टेंसाइल था और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक है, तो डेल्टा वी ओवर वी। और अगर मैं पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट भी आपको पता है कि यूनिट इज़ आल्सो पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये अलग से भी आ सकता है। बुल्क मॉडुलस द रेशियो ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बुल्क मॉडुलस इज नोटेड बाय के से इज़हार करता है, और के विल बी इक्वल टू एफ ओवर ए डेल्टा वी ओवर ए। तो एफ ओवर ए आप जानते हैं ऑलरेडी, और ये हमारे पास इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या पास्कल भी इसी का यूनिट है। उसके बाद आता है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस पे आ जाएं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस
टू शीयर स्ट्रेन, यानी रेशियो शीयर स्ट्रेस टू शीयर स्ट्रेन, इसे हम नाम देते हैं जी शीयर मॉडुलस का, जी से ज़ाहिर करते हैं सिग्मा ओवर गैमा। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ ओवर स्ट्रेस, और ये हमने शीयर स्ट्रेन पढ़ा था, तो दैट वाज इक्वल tan थीटा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर गैमा एफ ओवर ए ओवर tan थीटा। तो सेम यूनिट इसका भी स्टूडेंट्स क्या यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट, ये हमारे पास पहला आर्टिकल जो इस चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आर्टिकल एंड होता है। थैंक यू ऑल।